तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है देवरिया जिले के भाटपारानी तहसील के अंतर्गत ये एक चौराहा है, हरे राम चौराहा। और हम जो है अभी इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है आंदोलन चल रहा था। तो हम सोचे कि थोड़ा इसमें जांच पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो यहाँ पे जो है इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि क्या बात है। तो सबसे पहले आप जो है अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को देने का कष्ट करें। जयप्रकाश यादव, जिला मंत्री, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक लगा है कि कारपोरेट भारत छोड़ो और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये आप आंदोलन कर रहे हैं। हम कारपोरेट भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू एंड डाई। आज दूसरे तरह के अंग्रेज कारपोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश के ऊपर कब्जा कर रही हैं, हमारे देश की खेती पर, हमारे देश के रोजगार पर, हमारे देश के शिक्षा पर, यहाँ तक कि चिकित्सा पर भी उनका कब्जा हो रहा है। और जो देश के अंदर सरकार है भाजपा की, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है भाजपा की, ये उनको पूरी आज़ादी दे रहे हैं, कानून बना करके उनको आज़ादी दे रहे हैं। इसका खिलाफत हम कर रहे हैं। जी, जी। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो है शुरुआत जो है महँगाई से शुरुआत कीजिए। महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। कोई भी खाने पीने से लेकर के पढ़ाई लिखाई, दवा इलाज, कपड़ा, दूध दही मक्खन सब पर जीएसटी लगा हुआ है। और महंगाई का असर पूरे देश में है। महंगाई से लोग मर रहे हैं, उनके सेहत खराब हो रहे हैं, उनको दवा इलाज नहीं हो रहा है। महंगाई बिल्कुल बेतहाशा है, आसमान में है। बेरोजगारी भी चरम पर है। सरकार जो सरकारी पद हैं 30 लाख से ज़्यादा, उन पर कोई भर्ती नहीं कर रही है। तमाम पेपर लीक के नाम पर, पेपर आउट के नाम पर परीक्षाओं को निरस्त कर रही है और बेरोजगार नौजवानों को नौकरी पाने के अधिकार से वंचित कर रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी स्तर पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। पैसा वाले लोग न्याय को खरीद रहे हैं, कमज़ोर लोगों को दबा रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि सरकारी दफ्तरों में, सरकारी स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, उसको रोका जाए। नहीं रुकता है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अभी जो है कैमरे के पीछे जब हमारे चाचा जी जो भाषण दे रहे थे, इनमें एक जो इनका एक लाइन था कि तहसील में जाने के बाद लेखपाल जो है पैसा माँगता है। तो ये जो बात है ये सही है, क्योंकि मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। तो जो सही है वो सही है, सच्चाई जो है मैं तो बोलूँगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो आपने वो बात बोला था, जो लेखपाल वाली जो बात आपने बोला था, वो गोल-गोल घुमाते ये बात सही है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो भ्रष्टाचार पे कुछ और आप जो पोल खोलिए, ताकि जो है कि हमारे कैमरे के माध्यम से जनता भी देखे, जो जनता हिंदू मुसलमान करती है, वो भी देखे। पहले जो है हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई, लेकिन इस समय तो खतरा दिखाया जाता है। बिल्कुल खतरा है। हमारी जो साझी विरासत है, मिलजुल कर रहने की जो संस्कृति है, जो बरसों बरसों से हम मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई और भी जो लोग हैं इस देश के अंदर, वो सब मिल कर के इस देश को आज़ाद कराए, सब मिल कर के इस देश का नवनिर्माण किए। आज भी वह एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस उनके बीच में खाई पैदा करना चाहती है, उनकी एकता को तोड़ना चाहती है और किसी न किसी स्तर पर सत्ता पाने के लिए रोज़ हिंदू मुसलमान का रट लगा रही है, जो बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए। हमारे देश का संविधान इस तरह का इजाज़त नहीं देता है। जी, तो जैसा कि मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो है चुनाव का माहौल तो है नहीं। चुनाव खत्म हो गया, जिसको जीतना था वो जीत के गया। लेकिन मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ कि चुनाव खत्म होने के बाद भी आप अपना इतना कीमती समय जो है जनता के बीच में आप दे रहे हैं। तो मैं अपने कैमरे से माध्यम से कहना चाहूँगा, कैमरे के माध्यम से, कि जो भी ये बोल रहे हैं कृपया आप लोग उस पे अमल कीजिए। और भी हम इनसे जानेंगे कि इनसे जो है हम क्या-क्या सीख सकते हैं, क्या-क्या जान सकते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमें सीखनी होती है। और जो हमारे चाचा जी हैं, जिस रास्ते पे चल चुके हैं, उस रास्ते पे हमें चलना है। तो इनसे हम और भी जानते हैं। चाचा जी कुछ और बताइए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो कुछ और अभी जो जानें। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, उस बजट में महंगाई को रोकने के लिए, 30 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कोई प्राविधान नहीं है। हमारी जो खेती महंगी हो रही है, जो उसमें लागत बढ़ रहा है, जो किसान आंदोलन किए एमएसपी के लिए, जो C2 प्लस 50% जो स्वामीनाथन आयोग की
सिफारिश थी कि लागत और उसका 1.5 गुना जोड़कर किसानों का एमएसपी तय किया जाए, उसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है। मनरेगा के बजट में भारी पैमाने पर कटौती की गई है। एकमात्र मनरेगा है जो ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करता है, उसमें भारी कटौती हुई है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है। दवा बहुत महँगी हो चुकी है, इलाज बहुत महँगा हो चुका है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में दवा, डॉक्टर और दूसरे जो संसाधन हैं, उसके लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, हम उस बजट का विरोध करते हैं, उसकी तिलांजलि देते हैं। जी, और अच्छा मैं आपका आपका जो है प्रकाश में कि ये चीज़ पे डालना चाहूँगा कि एक समय होता है कि जो ये टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, एक समय होता है कि पहले जो है ये रिचार्ज जो है फ्री में देती है, चस्का लगाती है। चस्का लगाने के बाद आज इसका जो रिचार्ज है एकदम चरम सीमा पे है। 299 का रिचार्ज है, मज़दूर जो है 300 से 400 रुपए कमाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने घर पे क्या लेकर जाएगा? बिल्कुल, इसका विरोध तो हम उस समय भी किए जब जियो ने फ्री में सिम बाँटना शुरू किया और जब बीएसएनएल को निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा था, उसको बंद किया जा रहा था, उसको जो है 4G, 6G जो स्पेक्ट्रम खरीदने की जो बात थी, उसको नहीं दिया जा रहा था। हमने उसी समय कहा कि दूरसंचार विभाग को निजी हाथ में देने का, इसको खत्म करने का ये सरकार की साजिश है, जो जियो के साथ आज समझौता हुआ सरकार का, आज वो सामने आ रहा है। अभी हमारे साथियों ने भाषण किया कि 30 और 31 दिन का महीना होता जी, है, जी। जियो का महीना 24 दिन का हो गया, 28 दिन 28 का हो दिन गया। तक हाँ, ये लूट कर रहे हैं, पहले फ्री में दिए, अब बीएसएनएल जब खत्म हो गया, तो महँगा कर दिए। पहले भोले-भाले आज भी 500 हम दिन लोग का चाहते साल है। हैं कि बीएसएनएल को ज़िंदा किया जी, जाए, जी। उसके तरफ लोग जाएँ, उसका सिम इस्तेमाल करें, उसका रिचार्ज इस्तेमाल करें। जी। अच्छा और एक प्रकाश मैं आपका डालना चाहूँगा, आप ही के क्षेत्र का बंसीपार एक गाँव है। मैं वहाँ पे गया था, उसका वीडियो भी पड़ा, आप लोग देख लीजिएगा। आप ही के क्षेत्र का बंसीपार एक गाँव है, वहाँ पे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जो कि भ्रष्टाचार का एकदम शिकार हो चुका है। इतना मतलब वहाँ पे स्कैम हुआ है जिसका कोई हद नहीं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ ये सरकारें तो बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है। वही नहीं, अभी जो आश्रम पद्धति से इनके इंटर कॉलेज चल रहा है, जहाँ 40-40, 90-90 बच्चे विषाक्त भोजन से या फूड पॉइज़निंग जो बसिया भोजन से हो गया और इनके दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर विद्यालय चल रहा है। तो इनका यही तो असलियत है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त तो सरकार है और इसको बदला जाए, इसकी पॉलिसी को बदला जाए। अच्छा एक चीज़ मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ और मैं आपसे एक राय भी लेता हूँ कि ये बताइए कि जो देवरिया जिले की जो डीएम है, वो भी महिला है। जो सलेमपुर की आपकी जो तहसील की एसडीएम है, वो भी महिला है। जो तहसीलदार है, वो भी महिला है। जो यहाँ की विधायिका है सलेमपुर की, वो भी महिला है। राज्य मंत्री भी है। तो आपको ये नहीं लगता है कि वो जो बालिका इंटर कॉलेज है, जो उसकी पूरा एकदम शिकार हो चुका है स्कैम का, तो वहाँ पे अगर वो सही होता तो बालिकाएँ वहाँ पे पढ़ती, ना कि वहाँ सलेमपुर जो है इतनी कड़कती धूप में बारिश में, आंधी में, तूफान में सलेमपुर आती और जाती। तो उनका जो दर्द है देखा मतलब क्या कहा कहा जाता है कि महिलाओं का दर्द महिला ही समझ सकती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना ये एक तो जिलाधिकारी महोदया अभी नई-नई आई हैं। तो उनको अभी इस सिचुएशन को देवरिया जनपद को जानने समझने का मौका दिया जाना चाहिए। एसडीएम भी अभी नई-नई आई हैं। अब बाकी राज्य मंत्री का जो सवाल है, जो महिला सलेमपुर की विधायिका हैं, राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार है, अगर उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही ये सब शिकायतें हैं तो बहुत निंदनीय है। उनको ही विचार करना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे बड़ा निंदनीय बात और क्या हो सकती है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि एक समय होता है कि एक बाहर से एक आदमी आता है और जो है पानी जो है एक बॉटल में भरता है और उसका जो है सेलिंग का काम शुरू करता है। भोले-भाले किसान है वो कहाँ से खरीद कर पिएँगे? तो जो पानी बेचने का जो प्रक्रिया है, जो कि पानी हमारे ज़मीन से निकलता है, हम लोग पीते हैं, सब कुछ है, सब कुछ नॉर्मली है। लेकिन वो आता है और इसका व्यापार करता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल खराब बात है। ये सरकार हमारी पानी को भी टैक्स के अंदर ले जाना चाहती है। हम नहीं ये एक बार प्रचार किए कि पानी सब दूषित हो गया है। दूषित पानी के नाम पर ये आरओ प्लांट लगवाना और उसके बाद से अभी ये गाँव-गाँव में टंकी लगवाना और टंकी से पानी सप्लाई करना और अभी एक सवाल जो आ गया है कि ग्राम प्रधान टैक्स वसूली करेंगे
और ग्राम प्रधान तैयार नहीं होंगे, तो सीधे ही इन उन कंपनियों को ही दे दिया जाएगा। तो हमारा पानी भी अब टैक्स का हो गया, ये कंपनियाँ हमारा पानी भी हमसे पैसा लेकर देंगी, नहीं तो हम पानी भी नहीं पी पाएँगे। ये निजीकरण का रास्ता है, ये हमारा पानी भी हमसे छीन लिया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जब ये टंकी बनना शुरू हो गया है, सूत्रों से हवाले से मुझे खबर मिली है कि जब ये टैंक जब शुरू हो जाएगा, तो जो भी ये सरकारी कलें थी, वो अब नहीं मिलेंगी। इसलिए नहीं मिलेंगी कि उसका उपयोग हम नहीं कर पाएँगे। जब टोटी का पानी आएगा तो हम उधर जाएँगे ही नहीं। तो ये सरकार तो ऐसे मारती है धीरे-धीरे, जैसे मैंने कहा ना कि काँवड़ यात्रा हम लेके जाएँगे तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा और नौकरी माँगने जाएँगे तो बंदूक के कुंडे से पीटे जाएँगे। किसान जब अपने फसल के दाम के लिए एमएसपी की माँग करेगा तो उसके रास्ते में कील ठोका जाएगा और उसी का लड़का काँवड़ लेके जाएगा तो फूल बरसाया जाएगा। कितनी विडंबना इस सरकार की नीतियों में और कितनी उल्टी धारा में ये सरकार चल रही है, ये समझने की चीज़ें हैं। जैसा कि हम सुन सकते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं चाचा जी और जो भी बातें बोले हैं सारी सारी बातों में सच्चाई है। आप लोग सुनिए, आप लोग अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट में दर्ज कीजिएगा और इनसे हमारा वार्तालाप जो है कैसा लगा आप लोग बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो आप लोग सोच समझ के अपना मतदान कीजिए क्योंकि आप ही लोगों की वजह से जो है सरकारें बनती हैं, आप ही लोगों की वजह से जो सरकारी जितने कर्मचारी बैठे हैं उनकी सैलरी जाती है और आप लोग अपना अधिकार समझिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हम आपको तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि चुनाव बीतने के बाद भी आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं ज़मीनी स्तर पे। लोगों का दुःख दर्द दर्द जो है संसद भवन में आप नहीं जा सकते हैं, विधानसभा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में आप दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि चुनाव बीतने के बाद नेता जो नज़र नहीं आते, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम लोगों ने भाषण में कहा कि जाति और धर्म का जो हथियार बना करके चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव जीतने के बाद नेता अपनी जवाबदेही से दूर हो जाता है और जब चुनाव आता है तो फिर वही वह फार्मूला पुराना वाला राम का नाम लेकर के, जाति का नाम लेकर के, तो ये आसान रास्ता है वोट लेने का। जनता भी कहती है कि जाए दो कुछ बात तो जाति ह, ये वोट में का करे के बा दे दो, ये इसका इस्तेमाल वो कर रहा है। जब जनता ये उसको पकड़ेगी चौराहे पर गाँव में, हमारे सड़क का क्या हुआ, बिजली का क्या हुआ, हमारे अस्पताल का क्या हुआ, हमारा लड़का पढ़ लिख कर घर बैठा है, इसके नौकरी का क्या हुआ, हमारी खेती चौपट हो रही है, नीलगाय हमारी खेती को बर्बाद कर रही है, इसके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया? तो नेता डरेगा, नेता कुछ सोचेगा विचारेगा। तो हम भी अपना वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद सोचते हैं कि हमारा काम खत्म, और फिर 5 साल के बाद वोट आएगा तो वो भी समझ रहा है कि कोई कोई ना कोई रास्ता, अरे आजकल तो पैसा भी दिया जा रहा है ना वोट के लिए, तो ये चीज़ें भी हैं। तो जैसा कि इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आप लोग अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जैसा कि हम इसी के साथ इनसे विदा लेते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।